गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम वेलकम। आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग फौजिया, साहिल, रिया। गुड मॉर्निंग यू ऑल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग शालिनी, दीपक। ओके, वेरी गुड। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो सेशन को बराबर से लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे और भी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ सके, और अपने फ्रेंड्स को भी इस सेशन को शेयर करिए, क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं फोकस सीएसआर नेट को, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम टॉपिक वाइज इस वीक करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं। तो पूरे वीक में जो भी सेशन रहेगा उसमें मिस मत करिएगा बस। ठीक है? तो 11 बजे रहेगा, तो 11 से MS सेट का जो पेपर वन का डिस्कशन है वो जल्दी ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसको हमने कल शेड्यूल किया था, बट ड्यू टू सम इशू, टेक्निकल इशू, वो हम वहाँ पे नहीं कर पाए थे। बट आज यहाँ पे MS सेट का पेपर डिस्कशन आपको मिल जाएगा, राइट? तो आई होप आप सबों का जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, जिसने MS सेट का है या RJ सेट का, क्योंकि कल दोनों पेपर थे। RJ सेट का भी था, राजस्थान सेट और महाराष्ट्र सेट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, राइट। तो पहले तो मुझको ये बताइए कि जो आपने कल एग्जाम दिया MS सेट का या RJ सेट का, कैसा रहा? कैसा लेवल था उसका? CSI नेट की अगर तुलना करें तो उसमें खासकर मैं बात करूं पॉइंट्स की, रीजनिंग की, यानी कि पार्ट ए की अगर बात करें तो बताइए उसका लेवल कैसा था? क्या CSR से मिलता जुलता था या उससे लेवल उसका आपको कम देखने को मिला? मैं वहां पे देख रहा था कि जो मैंने MH सेट के लिए आपके जो सेशंस लिए थे ना, उसमें मैंने कुछ सवाल करवाए थे, जैसे कि वेन डायग्राम वाले सवाल। जैसे कि वेन डायग्राम वाले सवाल थे, उसमें आया था एक वेन डायग्राम का। और लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल करेक्ट ऑर्डर में सजाने वाला एक सवाल आया था, आप लोगों ने उसे किया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और भी बहुत से क्वेश्चन थे जो कि एज सच वैसे ही आए थे, जो कि प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते थे। तो वही मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो, अगर प्रीवियस ईयर के कुछ 5-6 साल के अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आधे चीजें तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। चैलेंजिंग क्वेश्चंस 2 से 3, ओके, ठीक है। उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे दूसरे सेशन में। और भी आपको UGC नेट के जो NT UGC नेट के चैनल है, उस पर भी आपको आज शेड्यूल किया गया है MS सेट का पूरा पेपर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपका सारा फोकस होना चाहिए आगे की तरफ, यानी कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है CSI नेट के लिए, उस पे यहाँ पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो पार्ट ए की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा यहाँ पे। पार्ट ए में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बात करता हूँ जो लाइफ साइंस के खासकर स्टूडेंट से, तो कहते हैं सर पार्ट ए में ही प्रॉब्लम आती है, पार्ट बी और पार्ट सी तो हम कर ही लेते हैं। तो पार्ट ए को लेके आप लोगों का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लो, ठीक है? क्योंकि वहां पे ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना कंसिस्टेंटली, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अगर जो सेशंस में यहाँ पे करवाता हूँ अगर आप इसको डेली करते हो, तो बिलीव मी आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो करके आ जाओगे, कम से कम कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बाकी के 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20 में से जो कि आपको करने ही नहीं होते हैं। वो मत करिए, उसको कोई नहीं कह रहा आपको करने को। बाकी के जो सवाल हैं, आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट टाइप, हाँ, देखो जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली इतना वाइड कह सकते हैं एरिया है। तो यानी कि जैसे कि आप गेट के एग्जाम में बैठते हो, आप CSR में बैठते हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अगर आप एग्जाम देते हो या प्रिपरेशन करते हो, सबका सब जनरल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आता है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो एरिया है काफ़ी वाइड है। तो आपको एग्जाम पे फोकस होके उसकी तैयारी करनी चाहिए, अगर खासकर बात करी जाए पार्ट ए के लिए। हाँ, हर एक एग्जाम में जो पैटर्न है अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए उसी को फोकस करते हुए। वो कैसे होगी? आप जब PYQ करोगे तो आपको समझ में आया किस पैटर्न के सवाल पूछे गए। तो वैसे ही सवाल यहाँ पे बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है?
चलिए सेशन को शुरू किया जाए, बताएं। सेशन को शुरू करते हैं। तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे गेट का एग्जाम हो, सीएसआर का एग्जाम हो, लेवल अप डाउन तो चलता रहता है, बट आपको कंसिस्टेंट होके तैयारी करनी पड़ेगी। हम्म, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करा जाए, बताएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, फटाफट से जुड़ जाइए। और यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सवाल, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के जितने भी पीवाई क्यू हैं वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज से सीएसआर यूजीसी नेट का जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि आज से ही यानी कि 27 मार्च से। तो आप लोग जुड़ जाइएगा अगर आपको प्रिपरेशन करना है इसका, तो 10% ऑफ का भी फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी और पेन लेके पहले रेडी हो जाइए। पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि कभी भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, तो उसके लिए पेन कॉपी का होना जरूरी है। चलें, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा। हर क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे कुछ समय दूंगा, उस समय सीमा के अंदर आपको सवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप बना लोगे अगर मैं समय दूंगा इनफ, लेकिन आपको टाइम के अंदर बनाना है। चलिए, तो आपको मैं दे देता हूँ 90 सेकेंड्स, यानी कि 1.5 मिनट का समय, जो कि मोर देन सफिशियंट है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए स्टार्ट। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इस वीक में आप जो सेशंस लोगे ना, उस सेशन को छोड़िएगा नहीं। कोशिश करिए कि वो आप सेशन को लाइव ही अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीक में। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, कल मैं दूसरे टॉपिक पे लेके आऊँगा, फिर तीसरे दिन कुछ और। तो यहाँ पे आप बने रहिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और बिलीव मी आपको ज़रूर फायदा होगा एग्जाम। पार्ट ए आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोर बूस्टर की तरह काम करता है। पार्ट बी और पार्ट सी तो आप करोगे ही, लेकिन पार्ट ए एक तरह से स्कोर बूस्टर की तरह काम करेगा, जो कि बाकी स्टूडेंट से आपका जो स्कोर है वो आगे बढ़ाएगा, और पक्का आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव हो। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आते हैं, सस्ते से सवाल, जिनका आंसर आप देख के ही कर सकते हो। चलिए, मैंने यहाँ पे आपको पोल दे रखा है, तो पोल में भी जरा आंसर करिए भाई फटाफट से। वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इन चारों में से लार्जेस्ट कौन सा है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जानकारी है, तो आप इसको बिना कॉपी पेन के भी बना सकते हो, बिना कॉपी पेन को उठाए भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं भाई। ओके, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबों के। जिसको इसका आंसर पता है आप लोग आंसर करिए, और जिसको नहीं पता है, अब मैं जब हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा तो आप वहां पे देखिएगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आपको। देखिए, समय हो चुका है समाप्त, अब क्वेश्चन को करने की बारी। देखो, कह रहा है चूज द लार्जेस्ट नंबर। यहां पे लिखा है 2 to the power 500, 2 to the power 500। अच्छा, बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे पावर्स को अगर सेम बना लूं, अगर मैं लिखता हूं a की पावर b, दिस इज अ पावर एंड दिस इज अ बेस,
ठीक है, ये बेस है। अगर मैं सारे की सारी पावर को इक्वल बना लेता हूं तो जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वही तो नंबर लार्जेस्ट होगा, हाँ या ना? बताइए फटाफट से। अगर मैं सब टर्म्स की पावर को इक्वल कर दूं, अगर ऊपर की जो पावर इक्वल हो गई तो बेस जिसका मैक्सिमम होगा, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, वही टर्म तो सबसे लार्जेस्ट होगी कि नहीं, हाँ या ना? तभी तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे। लाइव क्लास का टाइमिंग 11 बजे रहेगा, 11 AM। ये चीज समझ पाते हो? अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुझे पावर को सेम बनाना है, सभी जगह आपको दिख रहा है ना, 500, 400, 300, 200, यानी कि 100 के टर्म्स में आ रही है, 100 के मल्टीपल। क्या बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 × 100। 500 को मैंने क्या लिखा, 5 × 100। ये समझ में आती है बात? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, उसकी होल पावर 100। क्योंकि पावर के ऊपर पावर जब होती है ना सर, वो मल्टीप्लाई होती है, इसी को मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता रखा है सर, अगर 2 की पावर 2 और उसकी पावर अगर 3 है, यानी कि पावर के ऊपर पावर होती है, वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या, पावर के ऊपर पावर, राइट? अब देखो जरा ध्यान से क्या करता हूं मैं। क्या मैं 2 की पावर 5 को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिख दूं? यानी कि 2 की पावर 5 क्या होता है सर, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 32, यानी कि 32 to the whole power 100। हाँ या ना भाई? बात समझ में आती है सबों को? ऐसा हमने इस टर्म के साथ किया तो बाकी के टर्म्स के साथ भी सेम करूंगा कि नहीं? यानी कि 3 की पावर 400। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 × 100? बताएं फटाफट से, हाँ या ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 to the power 100? 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि सर 81 to the power 100, ऐसे लिख सकता हूँ। और 4 की पावर 300 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 × 100। सेम स्टेप रिपीट कर रहे हैं हर एक टर्म के लिए। 4 की पावर 3 क्या होता है सर, 4 × 4 × 4, यानी कि 64 की पावर 100। 5 की पावर 200 को क्या लिखूंगा भाई, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2 की पावर 100, हाँ या ना? यानी कि 25 की पावर 100। बस, अब कुछ भी नहीं करना है। अब जिसकी पावर, जिसका बेस सबसे बड़ा, वही टर्म मेरा मैक्सिमम। सबकी पावर को मैंने बराबर बना दिया, हर एक पावर है इक्वल। तो मेरा बेस किसका बड़ा है भाई, बेस है सबसे बड़ा 81, 32, 81, 64, 25, यानी कि 3 to the power 400 इज अ मैक्सिमम, यानी कि लार्जेस्ट। ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्रिस्टल क्लियर? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताएं, आसान है कि नहीं? जब भी लार्जेस्ट चूज करने को आएगा, या तो आप पावर को सेम बना लोगे या बेस को सेम बना लोगे। तो जनरली यूजुअली हम बात करें तो पावर्स को सेम बनाना आसान रहता है एज कंपेयर टू द बेसिस। तो हमने पावर्स को सेम बना लिया पावर 100 की फॉर्म में। प्रॉपर्टी क्या लगाई, पावर के ऊपर पावर जब होता है तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। बताइए भाई, सभी लोग बताएं क्रिस्टल क्लियर हुआ? फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, वेरी गुड। किसी की कोई परेशानी या दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल।
करिए भाई इसको, 1 मिनट का समय लें और इसको करें। कह रहा विच आर द फॉलोइंग वैल्यूज इज सेम एज 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2, यानी कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है। सर अगर पावर अलग होती तो, देखो हम पावर तो अलग थी ही, हमने पावर को सेम बना लिया ना, पावर को सेम जब बना लिया तभी तो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। जब तक पावर सेम नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं बता पाएंगे कौन सा बड़ा टर्म, राइट। पावर उसमें अलग ही थी, उसको हमने पहले सेम बनाया। करिए भाई इसको, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज सेम एज दिस, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इन चार ऑप्शंस में से इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सवाल में बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा या दिक्कत होगी, पक्का कह रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है आंसर, ओके। नाउ अब अपने अपने आंसर को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर 2 और 3 के बीच में ही आंसर आ रहा है बहुत लोगों का। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग। तो कह रहे सर ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 2, देखो आंसर तो दोनों में से एक ही है, लेकिन कौन सा, देखो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि सर अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक बात का यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि पावर के ऊपर पावर है तो सर यहाँ पे क्या लगा है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस छोटी सी चीज का आपको ध्यान देना है, यानी कि अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूँ सर 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, या ऐसे छोड़ो, ऐसे लिखो 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 3, या मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 उसकी पावर 3। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या है ये दोनों टर्म सेम है क्या या अलग अलग है, तो मेरा आंसर होगा सर ये दोनों टर्म अलग अलग है। यानी कि यहाँ पे पावर के ऊपर होल पावर 3 है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। जो मैंने पीछे बताया था जो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर, वो तब होगा जब आपका ब्रैकेट लगा होगा। ब्रैकेट जब लगा होगा तब आपस में होगी क्या, मल्टीप्लाई। क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा ध्यान से सोचना। राइट, बिल्कुल ये अलग अलग है भाई, इसी चीज का जो कंफ्यूजन है बहुत स्टूडेंट को होता है। ये दोनों टर्म अलग अलग है, कैसे, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ब्रैकेट वाली टर्म को, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा पावर के ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई, 2 × 3 करके सॉल्व करूंगा इस तरह से। यानी कि मैं इसको लिखूंगा 3 × 2 यानी कि 6, इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 6। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं ऊपर से सॉल्व करता हूं, जब भी ब्रैकेट नहीं लगा होता है, होल ब्रैकेट नहीं लगा होता है, तब मैं उसको ऊपर से सॉल्व करता हूं। कैसे, 2 को तो ऐसे लिखो, 2 को तो ऐसे लिखो, बाकी 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 यानी कि 3 बार 2 लिखना है, 3 बार 2 लिखना है इस तरह से। यानी कि 2 की पावर 2 × 2 = 4 2 × 8, इसका आंसर आएगा 2 की पावर 8। इस बात को जान लीजिए, अगर ब्रैकेट लगा है तो आपस में होती है मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है उसको हम करेंगे ऊपर से सॉल्व। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा, यानी कि 2 की पावर 2 कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा ऊपर से, यानी कि यहां से, इस टर्म से,
इसको तो एज इट इज ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करूंगा 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि दिस, लाइक दिस। 2 को लिखना है 4 बार, समझ में आ रहा है? कितना हो गया 16, 2 की पावर 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अगर आप वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ पे तो 8 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट लगा हुआ है तब मल्टीप्लाई होगा, अगर पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्रिस्टल क्लियर? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें सवाल गलत हो सकता है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो 2 लगाया है, यानी कि बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया ना। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो गलत करके मत आना कभी। चलिए एक सवाल का आंसर दीजिए जरा, जरा मुझे बताइए, व्हाट इज 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर वॉट? एक सेकेंड, इस तरह से इसको ले लो, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, व्हाट विल बी 3 टू दी पावर? चलिए भाई आंसर करिए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। जितनी मेहनत मैं करूंगा यहाँ पे उतनी ही आपको भी करनी पड़ेगी, देखो मजा तभी आएगा। मैंने देखो पावर चेंज कर दिया है, ध्यान से करना। 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? फटाफट से बताएं भाई। 3 टू दी पावर व्हाट? 3 टू दी पावर 36, ओके। यानी कि आप इसको कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 है, यानी कि वी कैन राइट इट एज दिस, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू या 4 टू या 8, इस तरह से। यहाँ पे आपकी टर्म थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन आंसर जरूर आ जाएगा। 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 इंटू 2, कितनी बार? 8 बार। तो 8 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? कर सकते हो आसानी से, ठीक है। 8 बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे करते हैं। आपको बस उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, देन 64, 128 एंड 256। तो जिसने किया आंसर 256, एकदम राइट आंसर। 3 टू दी पावर 256 विल बी द राइट आंसर। समझ गए ना बात? बिल्कुल ठीक। 2 की पावर है अप टू 8 टर्म्स, यानी कि 3 टू दी पावर 256, राइट। चलिए आगे चले, अगले सवाल पे बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये इस बार आया हुआ सवाल है जून 2022 में, जून वाला जब आपका पेपर हुआ था तब ये सवाल आया था। 2 टू दी पावर a प्लस 5 टू दी पावर b इज इक्वल टू 500 एंड a एंड b आर इंटीजर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b? a प्लस b का वैल्यू हमको यहाँ पे बताना है। चलिए भाई आंसर करिए।
3256, राइट, 3 to the power 256। आप लोग ऐसी आंसर करोगे तो बिलीव मी, एग्जाम टाइम तक आपको जनरल एप्टीट्यूड में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक बार कॉन्फिडेंस आने लगा ना, तो समझ लो आप उस पार चले जाओगे आराम से। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो अपने आंसर को मार्क करिए, चाहे पोल में चाहे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड, चलिए भाई फटाफट से बता दें मुझे। 175, 175। चलें, समय हो चुका है समाप्त। इस क्वेश्चन के लिए इतना समय नहीं देना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे 2 to the power a प्लस 5 to the power b इज इक्वल टू 500। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पे दिस इज नॉट प्लस, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज मल्टीप्लाई। सॉरी फॉर दैट, दिस इज मल्टीप्लाई, राइट। किसी ने ऐसा मुझे बताया नहीं यहाँ पे कि सर ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस से तो ये सॉल्व होने ही नहीं वाला, प्लस से तो ये सॉल्व होने ही नहीं वाला। बताओ सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? हाँ या ना? फटाफट से मुझको बताएं। समझ में आता है दिस इज मल्टीप्लाई नॉट प्लस, प्लस से ये सॉल्व नहीं होगा, प्लस से आप कैसे इसके फैक्टर्स कर पाओगे? यू कांट। देखो 2 की पावर a इंटू 5 to the power b, तो यहाँ पे आपको 500 को इस तरह से ब्रेक करना है जिसमें आपका 2 के पावर्स आए और 5 की पावर्स आए। कैसे कर सकते हो भाई? अगर मैं बात करता हूँ 500 की, तो यू कैन राइट इट एज, ये बात समझ में आती है ना सबों को? ये मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से मालूम है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग आंसर नहीं कर पाए, वेरी गुड, लेकिन आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तब पता लगेगा कि हाँ जी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है, राइट। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे 500 को दो तरह से तोड़ना है, एक 2 के टर्म्स में और एक 5 के टर्म्स में। तो आपने बोला सर 500 का मतलब क्या? मैंने कहा 500 का मतलब एक बार 5 से काटो, एक बार 5 से काटो, फिर 5 से काटो, और 4 का मतलब 2 × 2, यानी कि 500 के मैंने फैक्टर कर लिए। इतना कर लोगे? अब आपको दिख रहा है 2 × 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 3। बस खेल खत्म। 2 की पावर a है, 2 की पावर 2 है, क्या a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 नहीं होगा? होगा कि नहीं? वी विल जस्ट कंपेयर दी पावर्स। अगर बेस सेम है तो पावर्स बराबर होंगी, यानी कि a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। तो हमको क्या निकालना है? a प्लस बी। वी हैव टू फाइंड a प्लस बी यानी कि 5। कोई दिक्कत परेशानी? हो गई बात एकदम क्लियर? तो ठीक है, गुड। किसी को कोई समस्या है तो बताएं भाई। आसान सा सवाल, एकदम सस्ता सा सवाल जिसे बोलते हैं, 3 के नंबर देगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
सीएसआर में आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से तो सवाल मिलते ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बार, यानी कि हम कहें मोर देन 30% जो क्वेश्चंस होते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल या प्रेजेंस ऑफ माइंड को रहते हुए करने होते हैं। उनमें से कुछ सवाल ये, ठीक है, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी वहाँ पे डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई फिक्स वहाँ पे सिलेबस नहीं है। हाँ, मान सकता हूँ कि 70% ऑफ क्वेश्चंस आपको सिलेबस के, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है वही आता है, लेकिन बाकी 30% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप कितना किसी चीज़ को समझ पाते हो, यानी कि कितना इमेजिन कर पाते हो, कितना सोच पाते हो, थिंकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सवाल को जरा करें। ये सवाल आया था, हमसे पूछ रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लिए हैं, बहुत बार कर लिए हैं, तो उनको ये बार बार सवाल देखने को मिल रहा है, तो आसानी से आप कर लो। ऑप्शन 2। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, करिए आंसर फटाफट से, पोल आपके सामने आ रहा है। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 32 हो जाएगा। ओके, और बताएं भाई। देखो, हमसे कह रहा है a+b+c+d+e, इसका जो वैल्यू है वो 10 है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 5 टर्म्स हैं जिनका वैल्यू आ रहा है कुल मिला के 10। सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। अगर पांचों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो, किसी भी टर्म को अगर अगर आपको सम दे रखा है इतना, अगर उसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो जितना भी उसका सम है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में का मतलब, अगर ये 10 है, 5 नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि अगर नंबर्स को आप ये रखते हो 2 × 2 × 2 × 2 रखते हो ना, तब उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। अगर 2 के अलावा कोई और आप पेयर्स को चेक करोगे, कोई और पेयर्स को अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल ए को आपने मान लिया कुछ 5, 5 छोड़ो 6 मान लिया, बाकी बी को 1, सी डी 1 ले लिया, क्या इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ और पेयर्स को चेक करो, तो 2 × 2 × 2 × 2 इसी में आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगा। इसी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि दिस विल बी 32। तो मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो मैं क्या रखूँ? ए बी सी डी ई का वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ तो प्रोडक्ट विल बी द मैक्सिमम। जीए के कितने लेक्चर होंगे यूट्यूब पे? यहाँ पे तो आपका सेशन चलता ही रहता है, ठीक है, कोई फिक्स सेशंस नहीं है, बट हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस वीक में आपका बहुत ही खास रहेगा, यानी कि सीएसआर के पीवाईक्यू मैं यहाँ पे करवाऊंगा पूरे वीक में, हर एक टॉपिक से। तो इस वीक में बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहिए और लेक्चर्स को लाइव ही देखने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर 2 32, राइट। चलिए भाई, अगले सवाल पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। You have 2 minutes for this question. टेन डिविजिबल है 5 से, तो इतना होगा। तो मैक्सिमम पूछेगा तो आपको पॉइंट्स में तो वैल्यू आएगा ना उसका। अगर कुछ और नंबर होता दैट शुड बी द सेम, जो भी इसका वैल्यू आता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो, जैसे कि 12 होता डिवाइडेड बाई 5 होता, ठीक है, तब वहाँ पे पॉइंट्स में टर्म आता, तो दैट विल बी द नंबर।
बताइए भाई, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 टू द पावर 17, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 14 इंटू 7। इस सवाल को देख के आप लोग कहोगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स में कैसे निकालूं। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया तो आधा घंटा तो आराम से लग ही जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 17, 5 की पावर 14, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो ऑब्वियसली इसकी कोई ट्रिक होगी, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करके नहीं देख रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इसकी यहाँ पे कुछ ट्रिक होगी। यूट्यूब का टाइम मैंने बताया ना, अभी 11 बजे रहेगा, 11, ठीक है। तो जितनी भी हमारी वीकली क्लासेस होती हैं यहाँ पे शेड्यूल हो जाती हैं, आप जाके चैनल पे देखोगे तो सारी की सारी पूरे वीक में शेड्यूल हो जाती है मंडे से पहले ही। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जिसने कर लिया बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे जरा देखिए। देखो, हमसे कह रहे हैं 2 की पावर 17, 3 की पावर 2, 5 की पावर 14, 7। मैं आपसे कहूँगा बताओ सर 7 की पावर 2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 49। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप कहोगे 4 और 9 या कि 2 डिजिट्स है, ठीक है भाई। मैं कहूँगा 7 की पावर 5, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 बार करोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल के मुझे बता दोगे। फिर मैं कहूँगा बताओ 17 की पावर 20, इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप कहोगे ये क्या कर दिया, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग है। मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल है टाइम टेकिंग। लेकिन मैं इसी को मैं इस तरह से अगर आपसे पूछूं कि बताओ सर 10 की पावर अगर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप कहोगे 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 3। मैं कहूँगा 10 की पावर 5 इसमें बताओ, तो आप कहोगे 10 की पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 6 नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी। मैं कहूँगा इतनी जल्दी कैसे किया, तो आप बोलोगे ऐसे किया, 10 की पावर है 5, अगर 10 की पावर 5 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 6, 10 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 3, यानी कि पावर से एक ज़्यादा, पावर से एक ज़्यादा। मैं कहूँगा 10 की पावर 30 है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप कहोगे डिजिट्स विल बी 31, यानी कि पावर से एक ज़्यादा। यानी कि अगर जब भी पावर 10 की पावर में कोई बात होती है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, चाहे 1000 पावर बोल दे, चाहे 2000 पावर बोल दे, बस मुझे +1 करना। यानी कि 10 का तो सिंपल सा फंडा है, जितनी भी पावर है उससे एक नंबर प्लस कर दो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको पता लग जाती है। चलिए, अब मैं कहूँगा बताओ 2 की पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, तो आप बोलोगे 10 की पावर 2 में कितनी होती सर, 3 होती हैं, यानी कि एक तरह से क्या है 100 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी अगेन 3। तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर्स मुझे 10 की पावर में मिल जाए तो आसानी से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं 10 की पावर में चीज़ें बता पाऊँ तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी। तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर तो कहीं भी दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है ना, लेकिन मुझे तो सबको पता है, आप सभी को पता है 10 का मतलब क्या, 10 का मतलब होता है भाई 5 इंटू 2, होता है कि नहीं, यस और नो। मुझको यहाँ पे खोज करनी है 5 की और 2 की, 5 की खोज करनी है और 2 की खोज करनी है, तो मुझे मिल गया। एक सेकेंड, ये लीजिए, दिख रहा है ना। एक बार देख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे के सारे जो सवाल अभी तक हमने किए ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि पावर्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये समझ में आता है, बताएं फटाफट से। मैं 10 की बात करूं तो 5 इंटू 2 का मतलब 10 होता है, यानी कि मुझे खोज करनी है 5 की और 2 की। ये मुझे दिख रहा है 2 की पावर 17, 5 की पावर 14, ये मुझे ला के देगा क्या 10, ये मुझे 10 ला के देगा। अब देखो मुझे करना क्या है, अगर 2 की पावर 17 को मैं इधर लिखूं, 5 की पावर 14 को इधर लिखूं, एक साथ ले लेते हैं, बाकी 3 की पावर 2 इंटू 7 को अलग रखिए। ये समझ में आती है बात। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे काश बेस सेम हो जाए, मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहा हूँ ये भी मैं बता दूं पहले। अगर इस तरह का कोई टर्म है ना, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, अच्छा बताइए, जब अगर बेस सेम होगा, बेस अलग अलग होगा लेकिन पावर सेम होगी, तब क्यों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 टू दी होल पावर 4, क्योंकि पावर तो सेम है ना दोनों की,
तो उसकी होल पावर 4 में मैं लिख सकता हूँ ना इसे, राइट। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो एक काम करो, इसकी जो पावर है ना 17, इसकी पावर 17 को पहले 14 कैसे बनाए। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 14 और प्लस 3, 2 की पावर 14 प्लस 3, 5 की पावर 14 और 3 की पावर 2 का मतलब है 9 इंटू 7। यस और नो? कोई भी स्टेप नहीं समझ में आएगा तो बताना। 2 की पावर 14 प्लस 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 अलग और 2 की पावर 14 अलग, हाँ या ना? अब कहोगे सर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो प्रॉपर्टी तो बहुत है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर 2 की पावर a प्लस बी ऐसा टर्म बनता है ना तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या 2 की पावर a अलग मल्टीप्लाई 2 की पावर b अलग। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है इस तरह से, तो यानी कि यहाँ पे प्लस था तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया मल्टीप्लाई में, 2 की पावर 3 अलग, 2 की पावर 14 अलग। ठीक है, बात समझ में आती है। अब जरा ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 अलग, 2 की पावर 14 अलग, क्या मैं 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 यानी कि 8 लिख सकता हूँ, 8। तो इस 8 को अलग कर दीजिए, 9 इंटू 7 इंटू 8, ये तो अलग चला गया यहाँ पे। बाकी 2 की पावर 14, 5 की पावर 14, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की होल पावर 14, यस और नो? ऐसा ही तो किया जो मैंने अभी बताया। पावर अगर सेम है इसको मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 5 टू दी होल पावर 14। ठीक है, क्लियर? अभी सब समझ में आ जाएगा मैं जब मैं दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी इसको देखो, 2 इंटू 5 टू दी पावर 14 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 14। मुझे 10 तो चाहिए था, अगर 10 की पावर में मुझे चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं आसानी से उसको लिख सकता हूँ। अब देखो 9 इंटू 7 इंटू 8, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, देखो इतना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी 63 इंटू 8, यानी कि 504। क्लियर? अब देखो, अब जरा मुझे बताइए 504 के आगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ जीरोस लग जाएंगे, बताइए फटाफट से। 504 के आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस मुझे लगाने चाहिए, फटाफट से मुझको इतनी सी बात बताइए। कितने नंबर ऑफ जीरोस मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसके पीछे। 10 की पावर 14 है तो 504, कितने जीरो लगेंगे भाई यहाँ पे बताएं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, अगर 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 है तो उसको मैं 2 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 100 लिख सकता हूँ, यानी कि इसके आगे कितने जीरो, 2 जीरो, पावर 2 है तो 2 जीरो लग जाएंगे। वेरी गुड, यानी कि 14 जीरोस विल बी देयर, कितने जीरो भाई 14, 14 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि 14 डिजिट तो ये हो जाएंगी, 14 डिजिट तो ये हो जाएंगी, बाकी 3 डिजिट ये हो गई, कुल मिला के 3 और 14, यानी कि देर विल बी 17 डिजिट्स, देर विल बी 17 डिजिट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे 15 नहीं होगा, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 15 तो तब होगा ना जब यहाँ पे हम 1 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऑलरेडी टर्म है तो यहाँ पे हम जीरो ही तो लगाएंगे, 1 तो लिखेंगे नहीं। 10 की पावर 2 है तब एक नंबर ज्यादा, यानी कि तब एक डिजिट एक्स्ट्रा होगी ना, तब 2 से 3 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 504 लिखा हुआ है तो केवल जीरो ही तो लगेंगे, तो जीरो कितने लगेंगे 14, 14 जीरो और 3 टर्म्स और, यानी कि 17। समझ में आ गई बात? 8 कैसे आया, कौन सा 8 भाई, ये वाला 8, ये तो 8 तो ये है ना, 2 की पावर 3 को मैंने लिखा है 8, 2 की पावर 14 प्लस 3 को मैंने ब्रेक किया है 2 की पावर 14 में, और 2 की पावर 3 अलग, तो 2 की पावर 3 को मैंने 8 अलग लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। बाकी 9 इंटू 7 इंटू 8 किया है मैंने, दैट विल बी 504। दिस इज ऑल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन किया है मैंने।
ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो मैंने कहा आपसे 10 की पावर अगर 5 होगा तो दिस विल बी कितना नंबर ऑफ डिजिट्स, 6 डिजिट्स। क्योंकि तब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगेंगे और एक 1 लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का टर्म है ना आपका, 504 पहले लिखा हुआ है, इंटू 10 की पावर 14 अलग लिखा है, तो 10 की पावर 14 को क्या लिखोगे, एक के आगे कितने जीरो, 14 जीरो। अब इसको 504 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल जीरो ही तो लगेंगे, ये वन का वन थोड़ी ना काउंट होगा। 504 इंटू 14 जीरो, तो 14 ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी कि 17। सिंपल। आगे चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट कर लेना और खुद से भी एक बार कोशिश करना। जिस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए उसका सोल्यूशन आपको एज इट इज मिल जाएगा, और कोशिश करना कि सवाल को किया जाए। नेक्स्ट, ठीक है, करिए इसको। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। 1+1 -2+3 -4+5 -6 अप टू -20, देन व्हाट विल बी द सम। यहाँ पे इसको सॉल्व करके पूरा टर्म फाइनली क्या बनने वाला है। हाँ, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल पे यू विल गेट द पीडीएफ। ओके, हाँ मैंने भी देखा, एक बॉट है वहाँ पे परेशान कर रहा है शायद, तो वी विल वर्क ऑन इट, तो उसको हटा दिया जाएगा। बताइए भाई, क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन कुछ डिमांड कर रहा है आपसे। ये डिमांड कर रहा है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी कि आप कितना सोच पाते हो सवाल को। क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व मत करने लग जाइए कि +1 + 1 -2 इस तरह से हम सॉल्व करने लगे अप टू 20। हो जाएगा लेकिन समय लग जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से करेंगे या फिर पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ हमसे चाह रहा है कि कुछ आप मेरे पैटर्न को समझो। पैटर्न को समझ गए तो सवाल में कुछ है ही नहीं। ओके, आंसर आ रहे हैं -9 -9 ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए समय हो चुका है समाप्त। अगर आप ध्यान से देखोगे ना सीरीज को, 1+1 -2, 3 -4, 5 -6, क्या आपकी जो निगाहें हैं यहाँ पे टिकती हैं कि नहीं। 1 -2, 3 -4, 5 -6, तो अगर इसी ऑर्डर से चलता रहे तो क्या ये 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इस तरह के टर्म बनेंगे कि नहीं। हाँ या ना। कब तक बनेंगे, 20 तक, यानी कि लास्ट टर्म क्या होगा, दिस विल बी 19 -20। इज इट, ऐसा होगा कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो आप देखो, इस वन को तो हम रोक के रखते हैं, इस वन से कहते हैं आप अभी रुक जाओ। बाकी इसकी पहले देख लेते हैं कि ये क्या बन रहा है। देखो 1 -2 क्या बन जाएगा भाई, -1, 3 -4 -1, 5 -6 -1, कहाँ तक, 19 -20 तक। यानी कि सब -1 बनेंगे। कितने पेयर्स बन जाएंगे -1 के, देखो 1 और 2 बनाएगा एक पेयर, 3 और 4 बनाएगा एक पेयर यानी कि एक टर्म, 5 और 6 बनाएगा एक टर्म। इस तरह से 20 तक कितने टर्म्स आ जाएंगे, 10 टर्म्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 तक ये कितने बन जाएंगे भाई, 10 टर्म्स बन जाएंगे। यानी कि 10 टाइम्स ऑफ
10 टाइम्स ऑफ -1 बनेगा कि नहीं, हाँ या ना? पैटर्न समझ गए? -1 -1 -1 -1 बन रहा है, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ -1, यानी कि -10 तो ये आ जाएगा, बाकी का एक ये जो हमने रोक के रखा था, इस एक को भी तो प्लस करेंगे कि नहीं इसमें, यानी कि -9, हाँ या ना? बोले हाँ या ना? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। ठीक है भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं, मैं दोबारा से बताता हूँ फिर। कर क्या रहे हैं हम, दो दो के पेयर्स ले रहे हैं, 1 से लेके 20 तक के टर्म लिखे हैं, लेकिन अल्टरनेट साइन है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 19 -20 वहां तक ले रहा हूँ ना टर्म। तो 1 -2 यानी कि -1, 3 -4 यानी कि -1 अप टू दैट टर्म, यानी कि 10 बार मैं इसको लिखूंगा -1 को। अगर 10 बार लिखूंगा यानी कि 10 इंटू -1 यानी कि 10 माइनस का, और ये जो टर्म है 1 + 1 यानी कि -9 विल बी द आंसर। तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है यहाँ पे। इस सवाल को किस तरह से करोगे, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो रेगुलर मेथड है, आप सॉल्व करने लग जाओ उसे प्लस माइनस करके, एक आप उसका पैटर्न जानने की कोशिश करो। आपने पैटर्न को जाना तो समय के अंदर ये क्वेश्चन को बना लो। नेक्स्ट चलिए, वही बात कि बैच लॉन्च हो रहा है आपका, तो अगर आप चाहो तो इसमें इनरोल हो सकते हो आज से ही। तो जो क्लास का टाइमिंग रहेगा दैट विल बी 4 PM ऑनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बोलता है क्वेश्चन, ए इंटू बी का वैल्यू 24 है, बी इंटू सी का वैल्यू 32 है, सी इंटू डी का वैल्यू 48 है, देन वी हैव टू फाइंड ए इंटू डी। ए इंटू डी क्या है, ए इंटू डी का जो वैल्यू है क्या वो नहीं फाइंड किया जा सकता है? क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, या एक ऑड नंबर? 3 टर्म्स आर गिवन, जो कि प्रोडक्ट हमको दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू डी। यानी कि इन इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाए कि मैं ए इंटू डी का वैल्यू निकाल लूँ। कैसे करें भाई, बताएं, बताइए भाई, फटाफट से बताएं। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा क्या? समय हो चुका है समाप्त, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब कह रहा है ए इंटू बी 24, बी इंटू सी 32, सी इंटू डी, यानी कि हमको ए इंटू डी का वैल्यू हमको चाहिए। अगर ए इंटू डी का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वहां से ए इंटू डी आ जाएगा कि नहीं? बाकी बी और सी का भी हम कुछ करेंगे, अभी उसको छोड़ देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 3 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना आपस में, तो ये ऐसा बनेगा कि नहीं? यानी कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, दैट विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड है 24 इंटू 48, यस और नो? अब आप देख रहे हो यहाँ पे बी इंटू सी बन रहा है, और यहाँ पे हमें बी इंटू सी डायरेक्टली दे रखा है, और यही तो मुझे एलिमिनेट करना है। तो क्यों ना मैं ए इंटू थ्री करके सेकेंड वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं,
सेकेंड इक्वेशन क्या है, b इंटू सी दैट विल बी इक्वल टू 32। यस और नो, सवाल तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यानी कि पहली वाली इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और सेकेंड वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया जाए, यू विल गेट द आंसर। 1 इंटू 3 करोगे तो a इंटू डी मिल जाएगा और बाकी b इंटू सी को एलिमिनेट करने के लिए हम सेकेंड वाली से डिवाइड कर देंगे। b और c तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, a इंटू डी। 8 से कैंसिल करें, यानी कि 6 इंटू 6, यानी कि सर 6 का स्क्वायर। तो a इंटू डी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जिसने आंसर किया एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट। ए इंटू डी आ रहा है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जानते हो क्या होता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि मैं कहता हूँ 25 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको मैं किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, राइट। वैसे ही 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द स्क्वायर फॉर्म दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार अपनी क्लास में बताया है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को करने में 30 सेकंड भी नहीं लगे, बस उस कॉन्सेप्ट को जानना है। ओके, कुछ यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स तो इसको सेकंड्स के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार बताया। ओके, मार्क योर आंसर। कह रहा व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 2017 टू दी पावर 2017। तो इसको तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल मेथड से। 2017 की पावर 2017 है, तो यानी कि वी हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट। इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या, ऑप्शन आ रहा है सर 7, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 3 बी क्या, ओके 3। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा अभी तक उसका आंसर आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये जो चार्ट है, इस चार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या कहता है, कहता है अगर 2017 है ना, अगर लास्ट डिजिट हमारा 1 है तो उसकी पावर साइकिल होगी 1 और फ्रीक्वेंसी होगी 1। वैसे ही अगर लास्ट डिजिट अगर आपका 2 है तो उसका पावर साइकिल होगा 2, 4, 8, 6 और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। फ्रीक्वेंसी इसको मैं और भी एक चीज़ कहता हूँ, साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी भी बोलते हैं। अभी क्या है मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, जैसे 2 है ना, 2 का पावर साइकिल लिखा है 2, 4, 8, 6 और फ्रीक्वेंसी लिखी है 4। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी भी। अब देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं 2 की पावर 1 बोलूँ या छोड़ू, मैं 3 की पावर में ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 2 इज 3 इज 27 एंड इट विल बी 81, 243। एक बार और ले लेता हूँ 3 की पावर 6, यानी कि
इनकी। तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, अगर किसी भी डिजिट की अगर मैं पावर को इंक्रीज करता हूँ ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, यानी कि 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो लास्ट डिजिट है ना, जो लास्ट डिजिट है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो दोबारा से रिपीट करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3, 4, 7, 1, 4 बार ये, यानी कि 4 डिजिट्स अलग अलग आएंगे, उसके बाद दोबारा से साइकिल रिपीट करेगी। 3, 9, 7, 1, फिर से आ गया 3, 9, फिर आएगा 7, 1, 3, 9, 7, 1, यानी कि हर पांचवें नंबर के बाद, हर चौथे नंबर के बाद ये जो साइकिल है रिपीट करेगा, उसको बोला जाता है साइक्लिसिटी। हर चौथे नंबर के बाद अगर रिपीट करेगा देन द साइक्लिसिटी ऑफ 3 विल बी व्हाट, 4। ऐसे ही 2 के साथ भी है, उसका साइक्लिसिटी 4 है। अब ये जो नंबर्स है ना 3971, ये जो एक साइकिल बन रही है, इसकी जो लास्ट डिजिट की जो साइकिल है, इसको बोला जाता है पावर साइकिल। 3971 लिखा हुआ है ना यहाँ पे 3971, यही 3971 का जो साइकिल है बार बार रिपीट करेगा, 3971, 3971, 3971। उसी तरह से 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो उसको याद करने का तरीका मैंने बहुत बार बता रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि 2017 लिखा है, तो बहुत आसान है, कैसे करोगे देखो, आपको बस दिखना चाहिए 7 की पावर 2017, बाकी आगे कुछ भी टर्म लिखा हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें मतलब है इसकी लास्ट डिजिट से और उसकी पावर से। आपको बस मतलब है 7 की पावर 2017 से। अब जरा चार्ट में देखो, 7 का मतलब क्या है भाई, 7 का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी या साइक्लिसिटी 4। अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो जस्ट इसकी पावर को, इसकी पावर को इसकी साइक्लिसिटी से कर दो आप डिवाइड। साइक्लिसिटी से अगर डिवाइड करते हैं दैट इट विल बी 504 और रिमाइंडर आता है 1। अब आपको केवल और केवल मतलब किससे, रिमाइंडर से। यानी कि 7931 का जो साइकिल है कितनी बार पूरी तरह से रिपीट कर चुका है, 504 बार रिपीट कर चुका है 2017 तक आते आते। लेकिन अभी भी एक रिमाइंडर बच गया है जो कि साइकिल में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि 1 ही तो बचा है, उसका 4 का साइकिल तो बन नहीं पाएगा। तो यानी कि अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो आपका जो पहला पावर साइकिल है भाई 7, दिस विल बी योर आंसर 7931। अगर रिमाइंडर 1 बचता है देन द फर्स्ट पावर साइकिल विल बी योर आंसर। अगर रिमाइंडर 2 बचता तो 9 आंसर हो जाता, 3 बचता तो 3 वाला आंसर हो जाता, अगर 0 बचता तो आपका आंसर हो जाता लास्ट वाला। रिमाइंडर यही बच सकते हैं, आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3 और आइदर 0। इससे ऊपर रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जब भी कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ही तो आएगा, 4 तो आ नहीं सकता ना उससे ज़्यादा। यानी कि 1 होगा तो पहला पावर साइकिल, 2 होगा तो सेकंड, थर्ड होगा तो ये, और 0 होगा तो हमेशा लास्ट वाला पावर साइकिल विल बी द आंसर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7। समझ गए बात। एक सवाल दूं आपको मैं, बताओ जरा, 133 टू दी पावर 1937, 1937, इसका लास्ट डिजिट बताना जरा मुझे, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, बताओ भाई फटाफट से। 133 टू दी पावर 1937, व्हाट इज द लास्ट डिजिट। ओके गुड, 133 टू दी पावर 1937, 1937, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, बताइए भैया फटाफट से। सेकंड्स में हो जाएगा सवाल, एकदम सेकंड्स में। 3, 9, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
जब भी इस तरह का टर्म होगा तो आपको केवल क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 3 to the power 1937। इन नंबर से कोई भी मतलब नहीं जो आगे है, 3 की पावर 1937, राइट। अब 1937 को किससे डिवाइड करोगे भाई बताओ। 3 की जो आपकी साइक्लिसिटी है, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी भी बोल रहा हूँ ना, फ्रीक्वेंसी से आप इसको डिवाइड करोगे। आपको पता है 3 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4। सबों का आंसर आ रहा है, ओके। तो 3 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 4 16, कितना बना 32, 1 7, 4 4 16 यानी कि 1। ऊपर जो बना वो तो ठीक है, लेकिन जो रिमाइंडर बना वो हमको बताएगा आंसर। अगर रिमाइंडर 1 बना तो 3 का पावर साइकिल चेक करो, पहला पावर साइकिल, यानी कि 3 विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा भाई आंसर 3। जो भी रिमाइंडर बनेगा तो उसका जो पहला पावर साइकिल है ना, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो पहला पावर साइकिल कितना 3, 3 आंसर हो जाएगा। 7 कैसे कह रहे हो भाई, 7 नहीं होगा। 7 तो तब होगा जब आपका रिमाइंडर 3 आएगा, 3 थोड़ी आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर हो गई बात सभी को, बताइए। हम्म। ठीक है, अभी कुछ और भी सवाल है, उससे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आइए। उसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट पे ये सवाल, करिए इसको। पूछने का तरीका अलग है लेकिन सवाल सेम। पावर साइकिल को याद करने का तरीका बता दें, बिल्कुल अभी बताऊंगा मैं, बिल्कुल अभी ट्रिक बताऊंगा आपको कि पावर साइकिल को किस तरह से आप याद कर सकते क्लास आपका 12:30 तक रहेगा, 12:30। ऑप्शन नंबर 2 75। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। कंसीडर द सेट ऑफ द नंबर 17 टू द पावर 1 2 3 4 अप टू 17 की पावर 3। 17 की पावर 1 से लेके 17 की पावर 300 तक हमको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। कह रहा हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर एंड विद द डिजिट 3, यानी कि जो लास्ट डिजिट है 3 से एंड हो रहा हो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो आपको पता है ना, 17 की पावर 1 से लेके 17 की पावर 300 तक कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर से 300, 1 2 3 4 अप टू 300, कितने नंबर हो गए 300। अब इन 300 नंबर्स में से कैसे कितने नंबर हैं जो कि 3 से एंड हो रहे हैं, 3 से एंड होने वाले नंबर बताइए। अब अगर आपको लास्ट डिजिट के बारे में पता है तो आसानी से आप कर लोगे, यानी कि 17 की पावर 1 2 3 4, बस खत्म। इसी से आपको समझ में आ जाएगा इन चार के सेट में से कि 3 कितनी बार आ रहा है। 17 की पावर 1 करोगे तो आप बोलोगे 17 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट विल बी 7। 17 की पावर 2 का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट निकालना बहुत आसान है, आपको बिना एक्चुअल में मल्टीप्लाई करे ही लास्ट डिजिट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, यानी कि दिस विल बी द लास्ट डिजिट। 17 की पावर 3, इसका लास्ट डिजिट कैसे निकालूं, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि लास्ट डिजिट का
मल्टीप्लाई उससे पावर से कर दो, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर दोगे ना, आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। कैसे करनी है, 7 7 या 49, 49 के 9 को पकड़ा और नेक्स्ट वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 7 या 63, 63 का 3, यानी कि लास्ट डिजिट विल बी 3 एंड 17 की पावर 4 है, यानी कि एक बार 7 और मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो नेक्स्ट, यानी कि क्या बचेगा 1। यानी कि 7 का एक्चुअल में क्या है, पावर साइकिल है। ध्यान से देखो, 7 का ही तो पावर साइकिल है ये। 7 9 3 1, शुरू में कुछ भी लगा हो उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे 7 का ही पावर साइकिल है, 7 9 3 1। अभी बार बार रिपीट करेगा 7 9 3 1, मैं इसकी पावर को इंक्रीज करूंगा ना, 17 की पावर 5 6 7 8, ऐसे में रिपीट करूंगा तो ये 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 बार बार रिपीट करता रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि एक बार 4 के सेट में कितनी बार 3 आ रहा है, एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है। नेक्स्ट 4 के सेट में फिर एक बार आएगा, तो ये 4 4 के कितने सेट बन जाएंगे 300 में। अगर वो सेट निकाल लूंगा तो उतने ही तो 3 रिपीट करेंगे। समझ में आती है बात? 17 की पावर 1 से लेके 17 की पावर 4 तक लास्ट डिजिट 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार। नेक्स्ट 17 की पावर 5 से लेके 17 की पावर 8 तक 3 कितनी बार आएगा, एक बार। इस तरह से 4 4 के गैप में, यानी कि 4 4 सेट में एक बार 3 आएगा। तो मुझे 300 तक पावर चाहिए, 4 4 के सेट में एक बार आ रहा है, तो 300 नंबर के कितने 4 4 के सेट बन जाएंगे भाई, 75 सेट्स। ऐसे 4 4 के 75 सेट बन जाएंगे और हर एक सेट में 3 एक बार आ रहा है, यानी कि 75 बार हमारा 3 आएगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल ऐसे ही आ जाएगा चुटकियों में। बताएं समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही 17 की पावर 300 ना देके 4000 दे दे, तब भी तो कर लोगे ना। 4000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 1000 सेट बन गए, यानी कि 1000 बार 3 आएगा। बताइए समझ गए हाँ या ना, बताएं। अब सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर इसको याद कैसे करें इसको याद कैसे करें। मैं करूंगा, एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा। पहले इस बात पे हम बात कर लेते हैं, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करें। बहुत आसान है, देखो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि फ्रीक्वेंसी 4 फ्रीक्वेंसी वाले आप याद कर लो कैसे। अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, क्या क्या नंबर है, 2 3 और 7 8। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, या मैं इसको साइक्लिसिटी भी बोलता हूँ, उनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है भाई, 4। इन 4 नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 है। बाकी के 2 नंबर्स यानी कि 4 और 4 ले लो और एक 9 ले लो, ठीक है। 4 और एक 9 ले लो, इनका साइक्लिसिटी या फ्रीक्वेंसी है कितना, 2। बाकी जितने नंबर है उनकी सब साइक्लिसिटी 1 है, 5 6 1 और 0। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, सबों की फ्रीक्वेंसी है 1। बात समझते हो? अब इनकी पावर साइकिल को कैसे याद रखें, सवाल ये है। पावर साइकिल को याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे समझ लो। कैसे, देखो। अगर 2 की पावर साइकिल को आपको याद रखना है तो आप मन में पढ़ो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, खत्म।
ये तो आपको पता है ना, साइक्लिसिटी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होगी, तो यानी कि पावर 4 से ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर 2 की पावर 1, 2, 3 और 4 अगर आपने पढ़ लिया तो आपको उसकी पावर साइकिल याद हो जाएगी। कैसे? 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। तो हमें लास्ट डिजिट ही तो चाहिए बस, 2 4 8 6, सिंपल। 3 की साइक्लिसिटी कैसे याद रखें, पावर साइकिल कैसे याद रखें? 3 की पावर्स पढ़ लो, 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 4 तक पढ़ लो, आ जाएगा। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 27 का 7 पकड़ लो, यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 7। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, 81 का 1 पकड़ लो, 3 9 7 1, ये तो याद कर ही लोगे। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 का 6 पकड़ लो। अब ये 4 6 4 6 4 6 रिपीट करता रहेगा। जैसे ही 4 की पावर 3 आप पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64, 64 का 4 आ जाएगा। यानी कि 4 6 4 6 बार बार रिपीट करेगा ना, तो साइक्लिसिटी तो इसकी हो जाएगी कितनी? 2, और पावर साइकिल हो जाएगी 4 6, बस सिंपल। वैसे ही 7 और 8 को कैसे याद करो? 7 की पावर 1 2 3 4, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 49 का 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब होता है ये, इसका मतलब तो 49 पता है आपको। 49 के 9 को पकड़ो और नेक्स्ट वाले 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 7 63, 63 का 3। आपको स्टिक रहना है लास्ट डिजिट पे। 7 की पावर 4 यानी कि एक बार 7 से मल्टीप्लाई और करो, तो इस 7 की मल्टीप्लाई इसके लास्ट डिजिट से करो जो लास्ट में आ रहा था, 7 इंटू 3 21 यानी कि 1 आ जाएगा। लास्ट डिजिट को निकालना बहुत आसान है। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 तक आप देखोगे, 8 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6, इस तरह से, यानी कि 8 4 2 6। क्या करूं? 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 यानी कि 4, 8 की पावर 3 64 का जो 4 था ना पिछला वाला, उसको नेक्स्ट वाले 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 32, 32 का 2, अब 32 का 2 को पकड़े रहो और नेक्स्ट वाले 8 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि पावर एक और बढ़ रही है। 8 इंटू 2 16, 16 का 6, खत्म बात। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। बाकी अब एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप क्या करो, अभी सेशन के बाद एक कॉपी पकड़ो, अपने मन से पावर्स लिख लो। जैसे कि आप रैंडमली आपने लिख लिया अपनी कॉपी पे, कोई भी नंबर लिख लिए, 204 की पावर अपने आप आर्बिट्रेरी, कोई भी नंबर मान लो, आर्बिट्रेरी नंबर 106, ऐसे करके, ऐसे करके ट्राई करो, इसके लास्ट डेट को निकाल के ट्राई करो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। और इस टेबल पे भी कमांड आ जाएगी आपको, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। इसको रिपीट कर दें, देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे कह रहा है 17 की पावर 1 से लेके 17 की पावर 300 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 3 आता है। तो मैंने क्या करा, 17 की पावर 1 2 3 4, इन 4 नंबर को पकड़ा, तो मैंने देखा इनके जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रहा है, 7 9 3 1 आ रहा है। एक्चुअल में है क्या ये, 7 की पावर 1 7 की पावर 2 7 की पावर 3 7 की पावर 4, यानी कि 7 के मल्टीपल से ना 7 की पावर है, तो इसकी जो वो है, इसकी जो लास्ट डिजिट है दैट इज 7931। फिर मैंने आगे चेक किया तो 7931 एक तरह से 7 का पावर साइकिल है। लास्ट डिजिट अगर 7 है तो उसका पावर साइकिल क्या होता है, 7931। यानी कि 7931 7931 बार बार रिपीट करता रहेगा, तो यानी कि अप टू पावर 300 तक कितने सेट बन जाएंगे, चार चार के, चार चार के सेट बन जाएंगे, 300 डिवाइड बाई 4 यानी कि 75। तो उन 75 सेट के अंदर 3 कितनी बार आएगा, एक ही तो बार आएगा, यानी कि 75 विल बी द आंसर। 7 वाला रिपीट कर दें, 7 वाले में क्या है भाई, मैंने कहा आपसे 7 की जो साइक्लिसिटी है, पावर साइकिल है, कैसे करूँ। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, तो 9 हो गया। 7 की पावर 3 यानी कि इस 9 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले 7 से करो, जो नेक्स्ट 7 आएगा, 7 की पावर 3 हो गया ना, 9 इंटू 7 63, 63 का 3 पकड़ लो। 7 की पावर 4 करोगे तो इंटू 7 और करोगे,
तो इस 7 की मल्टीप्लाई जो नेक्स्ट जो लास्ट बार आया था ना यूनिट डिजिट, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 या 21, 21 का 1, तो 7931। दिस इज द ट्रिक। ठीक है, इससे आप इसको सवाल को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस बार आया था ये सवाल जून 2022। करिए इसको भाई। 8 वाले में आपको करना है 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 इज 8। 8 की पावर 2 यानी कि 64 का 4 पकड़ लो, 4 हो गया। 8 की पावर 3 ही जैसे ही करोगे तो लास्ट जो यूनिट डिजिट था ना 4, उस 4 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले 8 से करो, यानी कि 8 4 जा 32, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले को करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट 8 से करो, यानी कि 8 इंटू 2 16 का 6 आ जाएगा, खत्म। आया आंसर बताएं। थोड़ा सा सोचना है बस, थोड़ा सा सोचना है, दिमाग पे जोर डालना है थोड़ा सा। देखो, कह रहा है व्हेन 100 balls were equally distributed among students in a class having strength between 10 to 60, यानी कि एक ऐसी क्लास है जिसमें जो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है 10 से लेके 60 के बीच में कहीं पे लाई करती है। या तो 10 हो सकती है स्ट्रेंथ, या 60 हो सकती है, या उसके कहीं बीच में। 100 बॉलों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्या कह रहा है, इक्वली, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो नंबर ऑफ बॉल्स मिलेंगी बराबर मिलेंगी। जैसे कि 4 4 4 मिलेंगी, 5 5 5 मिलेंगी, इस तरह से बराबर बटेंगी। वो कह रहा है 7 बॉल्स रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा करने पे 7 बॉल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए रह जाएंगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज़्यादा है, 7 ही बॉल बची हैं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट अगर मुझे करना है तो 7 बॉलों को मैं बांट ही नहीं पाऊंगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 से ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली। तो कह रहा था नंबर ऑफ बॉल्स दैट वुड रिमेन इफ देयर वर 125 बॉल टू बिगिन विद, यानी कि अगर नंबर ऑफ बॉल्स 100 के बजाय 125 हों तो बताइए कितने यहाँ पे बॉल्स बच जाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर 100 बॉलों को मैं बराबर बराबर बांटता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के अमंग, तो कितनी बॉल रह जाती हैं, 7 रिमेनिंग, यानी कि 7 बॉलों को मैं बांट ही नहीं पा रहा हूँ। 100 में से उन 7 बॉलों को पहले बाहर निकाल लो। 100 में से उन 7 बॉल्स को मैंने पहले बाहर निकाल लिया, बची 93 बॉल, यानी कि बची हुई 93 बॉल को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से कैपेबल हूँ। बाकी 7 बॉल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि इस 93 बॉल्स को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताओ 93 बॉल्स को मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वो बांटूंगा और कितनी बॉल्स बांटूंगा। इसको बताने के लिए सबसे पहले आप 93 को पहले फैक्टर करो। 93 के अगर फैक्टर करोगे तो 3 से इसको काटो, 3 3 या 9 एंड 3 1 जा 3। इससे फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अब आपके पास दो ही चॉइस है। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आपने 31 मान लिया तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बॉल मिलेंगी, 3 बॉल्स मिलेंगी। अगर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 3 मान लिया तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बॉल मिलेंगी, हर एक स्टूडेंट को 31 बॉल मिलेंगी। इन दोनों में से एक ही चीज राइट है, एक दोनों में से एक ही चीज सही है। या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 31 है, हर एक स्टूडेंट को 3 3 बॉल मिल रही है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, हर एक स्टूडेंट को 31 बॉल्स मिल रही हैं। कैसे पता लगेगा? यहाँ पे हमको दिया गया है कि जो स्ट्रेंथ है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 से लेकर 60 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 तो नहीं हो पाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 तो नहीं हो सकते, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 31 और नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 3। नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि हर एक जो स्टूडेंट्स को 3 बॉल्स मिलेगी, 3 बॉल्स पर स्टूडेंट। ये बात समझ में आती है? अब 3 3 बॉलें हर एक स्टूडेंट को दी जा रही हैं। अब कह रहा है अगर 125 बॉल को बांटा जाए 31 स्टूडेंट्स के अमंग तो बताइए कितनी बॉल बच जाएंगी। अब देखो 125 बॉलें हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक स्टूडेंट को कितनी बॉल मिलेंगी, 31 इंटू क्या करेंगे भाई 5 कर देंगे। एक सेकेंड, दिस विल बी, और सॉरी 5 से तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा ना, 4 1 4 8 12 यानी कि 8। 31 स्टूडेंट्स को 4 बॉलें मिल जाएंगी इक्वली, लेकिन एक बॉल अनडिस्ट्रीब्यूट रह जाएगी, 1 बॉल विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया? कैसा था क्वेश्चन? अच्छा, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 समझ आया। 100 बॉलों को बांट रहा हूँ कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अमंग इक्वली, तो 7 बॉलें बच जा रही हैं। तो जो बॉलें बच जा रही हैं उनको पहले बाहर निकाल लो, यानी कि 93 बॉल्स को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितनी बॉल्स हैं हर एक स्टूडेंट के पास, तो पहले मैंने 93 के फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर करके मुझे पाया कि 3 और 31 ही मेरे फैक्टर आ गए, तो यानी कि 2 ही ऑप्शन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 31 है तो नंबर ऑफ बॉल्स 3 हो जाएंगी, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है और नंबर ऑफ बॉल्स 31 हो जाएंगी। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है जो स्टूडेंट्स हैं 10 से 60 के बीच में होने चाहिए, तो यानी कि पहली वाली कंडीशन गलत, सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब 125 बॉल को 31 स्टूडेंट्स के अमंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पर कितनी बॉलें बच जाएंगी, तो जस्ट डिवाइड इट एंड फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि 1। क्लियर? लाइफ साइंस जून 2022 का ये सवाल है, लास्ट ईयर जो लास्ट पेपर हुआ है ना आपका, उसका ही क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप है ना ये, IFS आप टाइप करोगे, IFAS एप्टीट्यूड, ठीक है, तो वहीं पे आपको सारे के सारा जो क्लास का जो यानी कि क्लास कितने बजे होगी, क्लास का टाइमिंग एज वेल एज PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं या एग्ज़ाम्स हैं या उससे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, IFS एप्टीट्यूड डालोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन जितना भी मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ सवालों को, तो एक बार खुद भी जाके आप उसको देखोगे तो और बेहतर तरीके से होगा। वही मैं बार बार कहता हूँ कि एक चीज़ को अगर बार बार देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन एक सवाल मैं आपको देता हूँ जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 11 बजे, और इस वीक में सारे के सारे लेक्चर्स को, सारे के सारे जो क्लासेस हैं उसको लाइव अटेंड करिए, क्योंकि मैं सारे के सारे पीवाई यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और सेशन को और भी शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे और भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ पाए। हाँ जी, करेक्ट, ठीक है ना। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना, फिर इसको कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड बाय।